Hello students, I am Dr. Manjubala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College, Kota. आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट जो हमारा बीएससी पार्ट 2 फिजिकल केमिस्ट्री की 4th यूनिट है उसमें फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं, चालक क्या होते हैं और इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो हम कहते हैं कि जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उन्हें हम चालक कहते हैं। जैसे हम सबको पता है कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, तांबा है, सिल्वर है, अम्ल है, क्षार है, ये सब जो है हमारे चालक होते हैं विद्युत के। और नॉन कंडक्टर्स यानी कि विद्युत अचालक कौन से होते हैं? लकड़ी है, रबड़ है, लाख है, जो अपने अंदर से विद्युत प्रवाह नहीं होने देते। हमको पता है कि जब बिजली का काम हम करते हैं तो हम ग्लव्स पहन के करते हैं, चप्पल पहन के करते हैं, क्योंकि वो नॉन कंडक्टर्स हैं। अब हम ये जो वैद्युत चालकता है इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, एक तो धात्विक चालकता या इलेक्ट्रॉनिक चालकता, दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक चालकता या आयनिक चालकता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धात्विक चालकता या इलेक्ट्रॉनिक चालकता। तो हम देखते हैं कि जितने भी धातु हैं या जितने भी मतलब हमारे जो है कंडक्शन करने वाले मेटल्स हैं, उन सब में हम इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है जिसकी वजह से जो है वो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा लगाए गए विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से प्रभावित होती है, उन्हें इनमें आवेश वाहक जो है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन होता है। इनको हम धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। और ऐसी जो चालकता होगी वो धात्विक चालकता व इलेक्ट्रॉनिक चालकता होगी। उदाहरण धातु है हमारे और कुछ ठोस लवण जैसे कैडमियम सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड। अब दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक या वैद्युत अपघटनी चालकता। तो बच्चों हमें पता है कि केवल यही नहीं है कि मेटल्स ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इवन सॉल्यूशंस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें, HCl का सॉल्यूशन ले लें, H2SO4 का ले लें, NaOH का ले लें, तो वो भी आप देखोगे कि अगर हम उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो भी आपको विद्युत प्रवाह का उसमें धारा होती है। ऐसे पानी आपने देखा है कि पानी में भी करंट हो सकता है ना? तो इसलिए जब आग लग जाती है, अगर बिजली से आग लगी है कहीं, तो हम वहां पे पानी नहीं डालते, वहां पे हम मिट्टी या कोई और चीज डालते हैं या CO2 का वो करते हैं। आपका जो फायर ब्रिगेड्स आती हैं, है ना, पर वो पानी का यूज नहीं करती हैं क्योंकि पानी जो है वो और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाएगा अगर वहां पर टेम्परेचर मतलब आग लग गई है तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण या आयन का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर अभिगमन के कारण होता है, तो ऐसे पदार्थों में आवेश वाहक क्या हो गया? आयन हो गया। ठीक है ना? तो हम कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, उसको हम उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डिप कर देते हैं। आपको पता है कैथोड और एनोड, कैथोड जो है माइनस चार्ज का होता है और एनोड जो है उस पे प्लस चार्ज होता है, कमी होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन की, कैथोड पे अधिकता होती है। इसलिए जो हमारे आयन्स होंगे वो विपरीत जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर जाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो धारा का प्रवाह होगा। तो ये वैद्युत आयनिक चालक कहलाते हैं तथा इसे इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक चालकता कहते हैं। अब हम कहते हैं इन चालकों में विद्युत धारा के प्रवाह के साथ रासायनिक परिवर्तन भी होता है। केवल ये नहीं है कि विद्युत धारा का प्रवाह ही होता है, इनमें रासायनिक परिवर्तन भी होता है और पदार्थ जो है वो किसमें अपघटित हो जाते हैं? आयनों में अपघटित हो जाते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे अम्ल है हमारे, जितने भी स्ट्रॉन्ग जो एसिड्स हैं, क्षार हैं जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, पिघले हुए लवण हैं, सॉल्ट्स हैं, है ना, लवणों के जलीय विलयन आदि। लेकिन कई पदार्थ विद्युत के चालक नहीं होते, उन्हें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जैसे हमारा शक्कर, शुद्ध पानी आदि। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह अंशतः इलेक्ट्रॉनिक या तथा अंशतः आयनिक होता है।
इनको हम क्या बोलते हैं, मिक्स कंडक्टर, जिनमें की मिक्स्ड प्रॉपर्टीज हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं और वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के गुण भी दिखाते हैं, उनको हम मिक्स कंडक्टर्स बोलते हैं। उदाहरण हमारा इसका क्या है मिक्स कंडक्टर का, वो है पिघला हुआ क्यूप्रस क्लोराइड, द्रव अमोनिया में सोडियम का विलयन आदि। तो अगर हम पिघला हुआ CuCl2 ले लेते हैं, CuCl2 ले लेते हैं और हम जो हमारी अमोनिया है उसमें सोडियम का विलयन बना लेते हैं, तो ये हमारे मिक्स कंडक्टर्स के उदाहरण हैं। अब बच्चों हमें पता है कि फैराडे ने जो है 2 नियम दिए थे, और वो नियम किसके ऊपर दिए थे, उन्होंने 1834 में क्या जानकारी देने के लिए कि विद्युत अपघटन में विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा तथा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली धातु अथवा अन्य पदार्थ की मात्रा के बीच एक मात्रात्मक संबंध उन्होंने स्थापित किया था। जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका जो सोल्यूशन है, तो उसमें जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत की मात्रा प्रवाह करोगे और इलेक्ट्रोड पर उसके परिणाम स्वरूप जो निक्षेपित धातु होंगी उनकी जो पदार्थ की मात्रा होगी, उसका जो मात्रात्मक संबंध है वो फैराडे ने दिया था। तो पहला है फैराडे का प्रथम नियम, जो कि क्या कहता है कि जितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी आप प्रवाहित कर रहे हो Q, उतने ही प्रोपोर्शनल वो हमारा W ग्राम पदार्थ जो है मुक्त होता है। और अगर हम Q जो विद्युत है हमारी, उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, I इंटू टी। I जो है आपका करंट है एम्पियर में और समय सेकेंड में। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है वो W इज इक्वल टू, हमेशा जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम चेंज करते हैं इज इक्वल टू में, तो हमें कांस्टेंट लगाना होता है, तो ZI/T। अब ये जो Z है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और अगर हमारा 1 एम्पियर अगर हम करंट पास कर रहे हैं 1 सेकेंड के लिए, तो W किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है पदार्थों की ग्रामों में, वह मात्रा है जो 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक या 1 कूलाम विद्युत आवेश विलयन में प्रवाहित किए जाने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। ठीक है बच्चों, तो जब हमने अगर हमने कितना करंट पास किया, 1 एम्पियर और 1 सेकेंड के लिए, यानी कि 1 कूलाम के बराबर हमने उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया है, तो हमारा जो पदार्थ की जो ग्रामों में जो मात्रा होगी वो क्या होगी, Z के बराबर होगी, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी। अब फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों यानी कि Z के समानुपाती होती है। रासायनिक तुल्यांक को, Z तो हमारा क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके समानुपाती होती है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है अलग अलग हमने वो ले लिया, सेटअप ले लिया, एक में हमने H2SO4 डाल दिया, एक में कॉपर सल्फेट डाल दिया और एक में सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, और हमने सब में जो है विद्युत धारा जो है बराबर मात्रा में प्रवाह करी है। तो हम देखेंगे कि ये सारे के सारे जो है इनकी जो मात्रा जो इनकी हम गणना करेंगे, इनके भारों की जो कि डिपॉजिट होंगे, तो वे अपने तुल्यांकी भारों क्रमशः 31.78 और 107.88 के अनुपात में होंगे। ठीक है, तो यानी कि जो है विद्युत अपघट्य के विलयन भरे हो तो कैथोड पर मुक्त हाइड्रोजन, कॉपर तथा सिल्वर के भारों की गणना करने पर पाया कि सदैव अपने तुल्यांकी भारों के अनुपात में होंगे। तो यदि अगर हम 2 सेल ले लें और उनमें मुक्त होने वाले पदार्थ अगर W1 W2 है और उनके रासायनिक तुल्यांक अगर E1 E2 है, तो हमारा W1 by W2 is equal to E1 by E2। अगर हम हाइड्रोजन का केस लें तो हाइड्रोजन की एकत्रित मात्रा अपॉन कॉपर की एकत्रित मात्रा। ठीक है, हाइड्रोजन वो किसके बराबर होगा, हाइड्रोजन का तुल्यांक भार अपॉन कॉपर का तुल्यांक भार। तो प्रथम नियम के अनुसार हमारा क्या था, W is equal to ZIT था, यानी कि W1 is equal to Z1IT, W2 जो है Z2IT। जहां Z1 और Z2 दोनों पदार्थों के विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो, तो W1 by W2 किसके बराबर हो जाएगा, Z1 upon Z2 IT, और ये आपका E1 by E2 के बराबर है। तो हमारा किसी पदार्थ का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वह उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती है। ठीक है, Z जो है वो प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। प्रायोगिक रूप से 1 कूलाम आवेश जो है वो क्या किसको कहते हैं, जब 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है,
को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से प्रवाहित करने पर इतने ग्राम सिल्वर जो है निक्षेपित होती है। अगर हमने क्या किया है, 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करी है, यानी कि 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाह किया है, तो सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन है उसमें से प्रवाहित करने पर कितनी ग्राम सिल्वर निक्षेपित हो रही है, इतनी। अब फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी आयन की मात्रा जो डिपॉजिट होती है वह विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। तो सिल्वर का जो तुल्यांकी भार है अपॉन सिल्वर का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो क्या हो जाएगा, 107.88 अपॉन 0.001118 और ये हो जाएगा 96,493 के बराबर। यानी कि विद्युत धारा की वह मात्रा जो 1 ग्राम तुल्यांक सिल्वर को निक्षेपित करने में आवश्यक है वो कितनी है, 1 कूलम, जो कि 96,000 अप्रोक्सीमेटली 500 के बराबर होता है। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन के लिए निकालें तो हाइड्रोजन का 1 अपॉन जो निक्षेपित होती है तो उससे भी हमारा ये लगभग उतना ही कूलम आता है। और तांबे के लिए भी 31.8 अपॉन 0.003296, तो ये भी लगभग 96,500 कूलम के बराबर आता है। तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक मुक्त करने के लिए हमको किसी भी पदार्थ का कितना, अगर 1 ग्राम तुल्यांक मुक्त करना है तो उसके लिए हमको कितनी विद्युत धारा प्रवाह करनी पड़ेगी, 96,500 कूलम की आवश्यकता होती है। और विद्युत की इस मात्रा को अर्थात 96,500 कूलम को हम 1 फैराडे कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि विद्युत की यह मात्रा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती और सदैव स्थिर रहती है। ये जो विद्युत की मात्रा है ये पदार्थ के ऊपर निर्भर नहीं करती है, सबके लिए सदैव समान रहती है। तो फैराडे को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक भार को घोलने अथवा निक्षेपित करने के लिए प्रयुक्त होती है। और 1 फैराडे किसके बराबर है, 96,500 कूलम के बराबर। अब 1 फैराडे विद्युत प्रवाहित करने पर पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक मुक्त होता है। यानी कि 1 फैराडे जब आपने विद्युत प्रवाहित करी तो कितना ग्राम तुल्यांक मुक्त हुआ, 1 ग्राम तुल्यांक। तो 96,500 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो किसी पदार्थ के ई ग्राम मुक्त होते हैं। ई क्या है, उसका तुल्यांक भार है। इसलिए हम t सेकंड तथा 1 एम्पियर विद्युत धारा को प्रवाहित होने पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगी, I t into E अपॉन 96,500। अतः फैराडे नियमों को गणितीय रूप में निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, W is equal to I t into E अपॉन F। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो जब हमने 1 फैराडे विद्युत प्रवाह किया तो 1 ग्राम तुल्यांक मुक्त होता है और जो निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगी, ITE अपॉन 96,500। अब उपरोक्त समीकरण से विद्युत धारा का मापन किया जा सकता है और इस कार्य के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे कूलोमीटर अथवा वोल्टामीटर कहते हैं। ठीक है, तो चित्र में हम श्रेणी में व्यवस्थित विभिन्न वोल्टामीटर हैं। तो 1 फैराडे आवेश वास्तव में 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के तुल्य होता है। 1 फैराडे आवेश क्या है, ये 1 मोल जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उन पर आवेश के तुल्य होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.66 into 10⁻⁻19 कूलम। अतः 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, 1.66 into 10⁻19 into एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि 96,500 कूलम के बराबर ये हो जाता है। तो बच्चों यानी कि हमें पता चला कि 1 फैराडे जो है वो 96,500 कूलम्स के बराबर है और ये 96,500 कूलम जो है ये किसके बराबर है, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के तुल्य है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये है तो 1 मोल पर कितना हो जाएगा, इनटू एवोगैड्रो नंबर। और अगर हमको पदार्थ कितना निक्षेपित हो रहा है तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो है कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम पास उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं। आप उदाहरण के तौर पर केसीएल विलयन से 30 मिनट में 15 ग्राम क्लोरीन प्राप्त करने के लिए आवश्यक धारा की मात्रा एम्पियर में ज्ञात कीजिए। क्लोरीन का परमाणु भार है 35.5। हमारा सोल्यूशन क्या है, केसीएल सोल्यूशन। कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, 30 मिनट में 30 मिनट पास कर रहे हैं और उसमें 15 ग्राम क्लोरीन जो है प्राप्त हो रही है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि धारा की मात्रा एम्पियर में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्लोरीन का जो Z है ना, वो किसके बराबर है,
35.5 अपॉन 96,500 और टाइम कितना हो गया 30 मिनट इंटू सेकेंड में करेंगे तो 1800 सेकेंड और W कितना है 15 ग्राम। तो हमेशा जो है चीजें दी हुई हैं वो पहले हम लिख लेते हैं और फिर हमारा समीकरण क्या कहता है W इज इक्वल टू ZIT, प्रथम नियम जो है फैराडे का, तो उससे I क्या हो जाएगा W अपॉन ZT, W कितना है 15 ग्राम है इंटू 96,500 और Z कितना है आपका Z जो है वो 35.5 अपॉन 96,500 है इंटू T कितना है 1800। तो इससे I का मान आ गया 22.65 एम्पियर। तो हमने जो है हमारा जो है सबसे पहले Z को निकालना है। तो Z हमारा क्योंकि यहाँ पे परमाणु भार उसका 33.5 है डिवाइडेड बाय फैराडे, ये हमारा उसका केमिकल इक्विवेलेंट आ जाएगा और फिर हमें निकालना क्या है I। तो इस फॉर्मूले से हम W अपॉन ZT से निकाल सकते हैं। Z का मान पुट कर दीजिए, T का मान पुट कर दीजिए और W का मान पुट कर दीजिए। अतः E आ गया 31 पॉइंट। अब हम तीसरा उदाहरण अगर हम देखें, हमारा उत्तर क्या आ गया 22.65 एम्पियर। अब हम दूसरा उदाहरण अगर देखें तो एक धातु के तल इसका क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है पर Ag की 0.0005 सेंटीमीटर मोटी परत जमाने के लिए AgNO3 के विलयन में 3 एम्पियर धारा को कितने समय तक प्रवाहित करना होगा। तो हमारा जो धातु का तल हमने दे रखा है उसका क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमारी जो सिल्वर की मोटी परत जमा रहे हैं वो 0.0005 सेंटीमीटर मोटी परत जमाने के लिए AgNO3 के विलयन में 3 एम्पियर धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसका हमें समय निकालना है और Ag का घनत्व जो है वो 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्यूब है। तो सबसे पहले हमें उसका जो है घनत्व मतलब दे रखा है तो हम उससे द्रव्यमान निकाल लेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसके बराबर होती है, घनत्व किसके बराबर होता है, द्रव्यमान अपॉन जो आयतन है ना। तो हमें द्रव्यमान निकालना है तो क्या हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन हो जाएगा। अब हमारा आयतन किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल इंटू मोटाई के बराबर इंटू घनत्व। अब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, मोटाई 0.0005 सेंटीमीटर और घनत्व 10.5 है इसका, तो द्रव्यमान आ गया 0.42। अब हमारा फॉर्मूला है W इज इक्वल टू ZIT। हमें निकालना क्या है, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए W अपॉन ZI हो गया। ठीक है, W क्या दिया हुआ है, W हमने निकाल लिया 0.42। Z कितना है 108 सिल्वर का होता है अपॉन 96,500 इंटू I कितने एम्पियर प्रवाह हो रहा है 3 और T, तो T आप निकालोगे तो 125.09 सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें फैराडे 1 और फैराडे 2 के जो नियम है उससे पता चलता है कि विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो किसके समानुपाती है, जो पदार्थ जो है इलेक्ट्रोड्स पर कितना निक्षेपित होता है उससे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगली क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा 4th यूनिट है उसका अगला टॉपिक लेंगे जिसमें कि हम चालकता के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।